जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और आपके एग्जाम में हूबहू वही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न पर कमेंट करते जाएंगे क्या आंसर इसका सही है, क्योंकि इससे आपको जो है सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका ऑप्शन क्या है या सही है। जो आपको लग रहा है सही है तो उसको आप जो है ऑप्शन में कमेंट में करते जाएंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे और उसमें से लास्ट में आप बताएंगे कि आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, आपने जो है कितना सही किया है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है और प्रत्येक सवाल को सही से देखना है। तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। कि पहला सवाल है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक उपग्रहों वाले कौन सा ग्रह है। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से अधिक उपग्रहों वाले ग्रह कौन सा है, कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया इनमें से सबसे अधिक जो है उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है किस ग्रह के पास है तो आप कमेंट करके जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए कमेंट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका बी नंबर, यानी कि बृहस्पति को हो जाएगा। बृहस्पति को जो है टोटल कितना ग्रह है, तो बृहस्पति के पास टोटल 79 यानी कि 79 ग्रह है। कितना है तो 79 ग्रह है। वहीं शनि के पास पूछे तो शनि के पास जो है कुल जो है 62 ग्रह है। कितना है तो 62 ग्रह है। और वहीं पूछे आपको कि वरुण के पास कितना है, तो वरुण के पास कितना है तो 14 है। कितना है तो वरुण के पास 14 है। और वहीं पूछे मंगल के पास कितना है, तो मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह है। कितना है तो 2 उपग्रह है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है और बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो है पीडीएफ से भी आपको यदि चाहिए सभी क्लास का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से जो है आप जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए कि कह रहा है कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है। एकदम बेहतरीन सा सवाल है दोस्त। तो इसको सभी सवाल को जो है आपको ध्यान से देखना और याद करते जाना है, ठीक है। एकदम बेहतरीन सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और जो है इसको एग्जाम में हर हाल जो है सब एग्जाम में जो है इसको पूछता है, तो आपको हर हाल में सबको याद करते जाना है। तो आपका 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है। तो विश्वतीय व्यास कितना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। कह रहा है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर जो है 15 डिग्री है, उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। एकदम सही से जो है समझिए इसको। कह रहा है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों पर अनुदैर्ध्य का अंतर जो है 15 डिग्री है, तो उसके स्थानीय समय में कितना अंतर, यानी उसके स्थानीय समय में कितना अंतर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये जो है यानी 1 घंटा का अंतर होगा। कितना होगा तो 1 घंटा का अंतर होगा, यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो इसलिए 1 घंटा का अंतर होगा। अगला सवाल देखिए कि वृत्ताकार आवृत्ति वाला यू और यूएसएआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। कह रहा है कि वृत्ताकार आकृति वाला यानी कि गोल आकृति का उपग्रह जो यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया था, ये भू उपग्रह कौन सा था, तो इसका क्या नाम था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1। कौन था स्पुतनिक। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। उपग्रह की कक्षीय अवधि जो है समानुपातिक होती है, किसके समानुपातिक होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होता है ये आर पूर्णांक 3/2, आर पूर्णांक 3/2 के समानुपातिक होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि 6 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कौन था तो सिक्किम था। कौन था तो सिक्किम था सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य।
अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर आप समझिए ग्लेशियर किसे कहा जाता है, जो बर्फ का पहाड़ या बर्फ जो पूरा बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में जो बर्फ फैला हो और जम गया हो उसे जो है ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर का कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्नलिखित से कहाँ पिघलता है। जब ग्लेशियर का में जो बर्फ जमा रहता है, वातावरण जब गर्म होने लगता है जो तो वो धीरे धीरे पिघलता है, तो उसका जो गलनांक होता है वो कहाँ से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सबसे निचले स्तर से ये जो है पिघलता है, यानी कि ऊपर यदि बर्फ है ढका हुआ है तो ये ऊपर से नहीं पिघलेगा, तो कहाँ से पिघलेगा, तो नीचे के सतह से जो है पिघलना, धीरे धीरे पानी छोड़ना ये स्टार्ट कर देगा। अगला सवाल देखिए कि भारत स्थित है, कह रहा है कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ स्थित है, पृथ्वी के गोलार्ध में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। जो आप पृथ्वी जो देखे होंगे ग्लोब में, तो ग्लोब में इस तरह से देखे होंगे तो आपको यहाँ से बीच में दो नीचे कटा हुआ नज़र आएगा, तो ये एक तरह से उत्तरी हो गया और एक तरफ दक्षिणी हो गया। तो यही पृथ्वी जब घूमती है परिभ्रमण कारण, तो आपको सूर्य के किरण से आने वाले प्रकाश के कारण आपको इसके घूर्णन की गति के कारण दिन और रात महसूस होता है। इसमें से यदि ये भाग यानी पृथ्वी के इस तरफ चला आएगा तो इधर रात हो जाएगा, और यदि इस तरफ चला जाएगा तो ये दिन हो जाएगा। इस तरह से घूर्णन गति के कारण जो आपका दिन रात होता है। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है पूर्णतः किस गोलार्ध में है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। बेहतरीन सा सवाल है दोस्त। दोआब जो शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपका करंट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, जो दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो दोआब कहते हैं। इसको सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। अगला सवाल देखिए निम्न में से किस भारतीय टीवी पत्रकार ने विभिन्न देशों की 4 अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2019 जीता था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय टीवी पत्रकार कौन थे जो विभिन्न 4 देशों के अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये रवीश कुमार को। किसको मिला है, तो रवीश कुमार को। और रवीश कुमार जो है एक टीवी के एंकर थे जो कि न्यूज़ को पढ़ते थे। जो न्यूज़ को पढ़ता है उसको जो है एंकर कहा जाता है, यानी कि टीवी पर आपने देखेंगे जो समाचार को पढ़ता है उसको एंकर कहा जाता है। तो इसको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो रवीश कुमार को मिला है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि ललित कला अकादमी का जो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो कह रहा है कि इनका कार्य जो है ये किसके अधीन आता है, तो इसका कार्य किसके अधीन आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है संस्कृति मंत्रालय। और ये सब सवाल जो है कहीं ना कहीं एक एक बार जो आपको पूछ ही लिया जाता है, तो इस ऐसे से सवाल को जो है आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ऑप्शन से ये पकड़ा जाएगा। ललित कला मतलब जो है हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे नाच गान या नाटक या अन्य कोई भी कला यदि प्रदर्शन करते हैं, तो ये किसके अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके मंत्रालय, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इस सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और सारे प्रश्न को आपको याद करते जाना है। और ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन को भी देखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है। बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान से देखना है दोस्त और इसको याद करते जाना। और ऐसे ऐसे सवाल जो है लगातार जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया, इसलिए ये सब क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है।
और मैं आपके लिए उसी तरह का क्वेश्चन हमेशा लाता हूं, तो मेरे क्लास को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं हमेशा लेकर आता हूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पवन निक्षेपित, यानी कि पवन निक्षेप, पवनों यानी हवाओं द्वारा जो उड़ाकर को मिट्टी लाया जाता है, वो जो है कौन सा मिट्टी होता है, तो लोयस जो है मिट्टी कहलाता है। कौन सा मिट्टी कहलाता है, तो लोयस मिट्टी कहलाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। 1909 ईस्वी में लाया गया था। किसके लाया गया था, तो 1909 में ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो है ये लाया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 जो भेजा गया था, इनके द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया गया है। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस वाहन द्वारा किया गया है। जो इसरो द्वारा जो चंद्रयान भेजा गया था चंद्रयान 2, तो उसके द्वारा जो पृथ्वी का फोटो खींचकर जो भेजा गया है, तो ये कह रहा कि इस चंद्रयान 2 को किस रॉकेट द्वारा यहाँ से भेजा गया था। तो आपको इसमें बताना है कि किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होगा हो जाएगा कि GSLV MK3 के द्वारा चंद्रयान को भेजा गया था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रा मतलब समझिए कि मुद्रा मतलब क्या हो गया, तो रुपया। मुद्रा मतलब रुपया, और स्फीति मतलब कि चढ़ाव उतार, यानी कि घटना और बढ़ना। तो मान लिया कि पैसे के मोल भाव में या मतलब महंगाई दर में जो कमी और बेसी होता है, तो ये किसके कारण होता है, किस विधि पर जो है ये कार्य करता है। तो आपको से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद जो है आंसर को लगाएंगे। तो सबको मालूम हो गया कि मुद्रास्फीति किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है कि बाजार दर को कम करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले निम्न में से किस अनुच्छेद को रद्द करने की घोषणा की है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसमें कौन से अनुच्छेद को रद्द करने की घोषणा की है, कौन से अनुच्छेद को रद्द किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताया किस अनुच्छेद के तहत जो उसको रद्द किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों 370 और 35A, इस दोनों अधिनियम को जो है ये कब खत्म कर दिया गया है। अब वहाँ से जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा के अंतर्गत वहाँ से ऐसे बहुत से ऐसे कानून थे जो आपको सभी भारतीयों को पालन करना होता था। जिसमें से एक ऐसा था कि मान लिया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ज़मीन है, तो आप बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं तो आप उस ज़मीन को जो है नहीं खरीद सकते हैं, और वहाँ भी और अन्य विशेष जो है कानून की व्यवस्था की गई थी। तो इन सारे व्यवस्थाओं को जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। इसमें से क्या ख़त्म हुआ है, तो अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया है, और अनुच्छेद 35A को जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि उत्पादन के 5 कारक हैं। क्या कह रहा है कि उत्पादन के 5 कारक हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना है क्या है उत्पादन के 5 कारक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये जो है ये उत्पादन के 5 कारण है। किसी भी मान लिया जाए वस्तु या किसी भी उत्पाद के उत्पादन करने के लिए ये सारे आपको जो है ये
उपक्रम जो आपको होना चाहिए। इसके लिए जो है भूमि होना चाहिए, इसमें जो मेहनत करना चाहिए, पूंजी भी लगेगा, और संगठन, आदमियों का संगठन एवं साहस होना चाहिए, और जोखिम भी होता है। जोखिम मान लिया जाए कोई फसल हम लगा रहे हैं तो वो यदि बर्बाद हो जाएगा तो इसको जो है जोखिम के अंतर्गत ही हम लेते हैं। मान लिया नुकसान हो जाएगा तो जोखिम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको समझना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS के साथ लिंक अप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बैंक जो है चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS के साथ लिंकअप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, ये कहाँ स्थित है? कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म स्थल है गोह, यह कौन से गांव में कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये जो पहले था ये पंजाब की भूमि था। कहाँ की? तो पंजाब की भूमि था, जो अब जो है वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि पेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? कह रहा है कि पेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश से। किससे? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी जो है किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? कब जो है स्थान अपना बदलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल है कि देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? बेहतरीन सा सवाल है, और इससे जो है आपको एक क्वेश्चन जो है पूछ ही दिया जाता है, तो इसको सबको आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को ये शिमला समझौता हुआ था। तो आपको इन सारे प्रश्न को याद करते जाना है, और आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, और आप बताइए कि आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मंथन कार्यक्रम का तीसरा संस्करण SGEF किस शहर में आयोजित भारत के सबसे बड़े शिक्षा विचार एक्सक्यूज न्यूज़ ग्लोबल एक्सचेंज फेस्ट किया जाएगा? कह रहा है कि मंथन कार्यक्रम का तीसरा संस्करण जो है ये SGFC ये भारत के किस शहर में जो है आयोजित किया जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? तो उदयपुर में इसका ये हो रहा है। अगला सवाल देखिए कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कब आता है? तो शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। अगला सवाल देखिए कि रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? आपको बताना है रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौरुषनी। क्या है? पौरुषनी जो है रावी का पुराना नाम है। अगला सवाल देखिए कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। कह रहा है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो ये क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गर्म मुद्रा। कौन सा मुद्रा हो जाएगा? तो इसको हॉट करेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को लागू किया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर कह रहा है कि किसका पुराना नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारतनाट्यम का जो है ये पुराना नाम है सदीर। क्या नाम है? तो भारतनाट्यम का। अगला सवाल देखिए कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया नहीं जा सकता है। केवल कह रहा है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, वह केवल है क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है। किसके माध्यम से? तो बैंक के माध्यम से ही। नहीं है फोन कर। अगला सवाल कह रहा है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? कौन सा है? तो भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, ये जिसका क्षेत्रफल क्या है?
कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 75,000 वर्ग किलोमीटर सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है। और ये सुंदरबन डेल्टा है, ये कैसे निर्माण हुआ है? तो गंगा नदी द्वारा मैदानी भागों से लाई गई मिट्टी को जो है लास्ट में जो समुद्र के तट पर जो छोड़ा जाता है, उसी के जो है क्षालन से जो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। और वहाँ जो सुंदरबन एक जो है एक जंगल का जैसा बन गया है, जिसको सुंदरवन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि खुला आकाश नीति यानी कि ओपन स्काई स्कीम जो है क्या है? खुला आकाश नीति यानी कि ओपन स्काई स्कीम ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना है। क्या है? तो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऋणों की वसूली करता है। क्या करता है? तो ऋणों की वसूली करता है। तो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। किस लिए उपयुक्त माना जाता है? तो आपको इसमें से बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से स्थानीय बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। इसके साथ ही दूसरा भी हो जाएगा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। और तीसरा हो जाएगा कंपनी को अधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। इन सभी जो चारों ऑप्शन के साथ ही जो है क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इन्हीं कारण से जो इसको सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो किस वर्ष जो है भारतीय स्वतंत्रता का विभाजन को जो है हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो 1905 में। कब माना जाता है? तो 1905 में। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह जो है आंदोलन कि वो किसानों से संबंधित नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो है ये किसानों से संबंधित नहीं था। किसे नहीं था? तो किसानों से संबंधित ये सत्याग्रह नहीं था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम जो होता है ये कितने वर्ष बाद जो है आयोजित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 4 साल के बाद जो है आयोजित किया जाता है। कितने साल के बाद? तो 4 साल के बाद जो है ये आयोजित किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा चौथा दक्षिण एशियाई अध्यक्ष शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? जो कह रहा है कि चौथा दक्षिण एशियाई अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये मेल यानी मालदीव में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मेल मालदीव में इसका जो है ये आयोजित हुआ है। अगला सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है झारखंड। कौन किया है? तो झारखंड ने किया है। अगला सवाल देखिए कि लाइट डिटेक्टर संयंत्र से ये जो है सूचना मिलती है। लाइट डिटेक्टर से संयंत्र से कैसी सूचना मिलती है? तो लाइट डिटेक्टर एक ऐसा यंत्र है जिससे हमारे कोई यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो झूठ को पकड़ने के लिए जो है लाइट डिटेक्टर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है? तो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों को जो है इसमें मापा जाता है। यानी कि कोई भी बात यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो उस समय यदि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि यदि आप झूठ बोलेंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, करंट मारेगा या फला होगा, तो इस कारण से जो है वो व्यक्ति जो है डर जाता है, अंदर से पूरा घबराहट
घबराहट होने लगती है और उसके शरीर में जो है एकाएक जो है एक्टिविटी अलग से तेज हो जाता है, यानी कि नसों में जो है खून का संचरण जो है तेज होता है, धड़कन तेज हो जाएगा या अन्य प्रवृत्ति भी उनके शरीर में होने लगेगा, क्योंकि आप जो झूठ बोल रहा है व्यक्ति तो उसके लिए जो है ये अन्य सारे एक्टिविटी होने लगते हैं। तो इस कारण से जो है इसका पता लगाया जाता है, उसको जो है एक ग्राफ पे जो है उसको डिनोटेड किया जाता है कि इसका जो है कितना हृदय गति चल रहा है, कितना क्या कुछ चल रहा है। तो इस तरह से इसका लाई डिटेक्टर से जो है इसमें जो झूठ का पता लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि किसी अक्रिय गैस जो कह रहा है कि इंसर्ट गैस के बृहत्तम कोसा यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी अक्रिय गैस है तो इसके बृहत्तम कोसा यानी कि सेल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 8 होता है। कितना होता है, तो 8 होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उपयुक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सारे को मिला करके जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जब सूर्य के प्रकाश को जब ऊर्जा के रूप में जब ग्रहण करता है और नीचे भूमि से यदि पौधे जो जल को ग्रहण करता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से और क्लोरोफिल के उत्पादन जो है के कारण से जो है पृथ्वी द्वारा पादप द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मायोसिन जो है ये प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन जो है ये किसमें पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पेशी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि यदि कह रहा है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 यूनिट होगा। कितना होगा, तो 1 यूनिट इसका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, यानी कि परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है डाल्टन ने किया था। किसने किया था, तो डाल्टन द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का खोज किया गया था। अगला सवाल देखिए कि किस प्रस्ताव को भारत के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। कह रहा है कि किस प्रस्ताव को भारत के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है स्थगन प्रस्ताव को जो है निंदा प्रस्ताव माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लग जाता है तो वह पदच्युत होगा, यानी कि अपने पद से कैसे हट जाएगा। किसी भी भारत के किसी नियंत्रित लेखा परीक्षक का जो भी कदाचार के तौर पर जब उसको हटाया जाता तो वह किस आधार पर जो है वो अपने पद से हटेंगे या अपने पद से इस्तीफा देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, यानी कि दोनों सदन द्वारा उसके प्रति यदि महाभियोग लगाया जाएगा तो ही आप वो जो है अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो 1/3 यानी कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 312 के तहत। किसके तहत हो जाएगा, तो अनुच्छेद 312 के तहत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसका जो है मूल संविधान में समावेश नहीं था, यानी कि मूल संविधान में क्या तत्व जो है नहीं जोड़ा गया था, उसको जो है बाद में जो है जोड़ा गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मूल कर्तव्य को जो है मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, बाद में इसको जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और आज के क्लास में आपने कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना स्कोर आ रहा है आप बताइए मुझे कि कितना आपका स्कोर टोटल आ रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सारा PDF जो है प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।